लेकिन चाइना ने डिसाइड किया कि वो अपनी करेंसी को अंडर वैल्यू रखेंगे उनकी इकोनॉमी के लिए, जो कि बहुत अच्छी बात है। उस रेफरेंस रेट के दोनों तरफ कुछ परसेंटेज पॉइंट में ट्रेड करने की अनुमति मिलती है। बेसिकली अगर हम देखें तो चाइना की जो करेंसी है वो डी वैल्यू होती जा रही है, मतलब उसके इंटरनेशनल मार्केट में उसकी कीमत डाउन होती जा रही है। ये स्लो डाउन ने चाइना की अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। अब तक की हिस्ट्री में पीपल बैंक्स ऑफ चाइना ने जानबूझकर अपनी करेंसी युआन को डी वैल्यू किया है ताकि चाइनीज एक्सपोर्ट्स कॉम्पिटिटिव रहें और चाइना की मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स को बूस्ट मिल सके। लेकिन पिछले कुछ महीनों में अलग इंटरेस्ट रेट्स और चाइना की इकोनॉमिक प्रॉब्लम की वजह से युआन और भी ज्यादा गिर गए हैं, जो पीबीओसी बिल्कुल नहीं चाहता था। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि पीबीओसी युआन को कैसे कंट्रोल करता है और क्यों युआन करेंसी गिर रही है, जो कि थोड़ी सी बुरी न्यूज़ है। Now the dragon seems to have lost its roar as the Chinese yuan slipped to a 7-month low. Now this comes against the backdrop of China cutting key lending benchmarks. शुरू करने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। मैं वीडियो के बीच में बात कर रहा हूँ, मतलब बोल रहा हूँ, आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। और हमारे एक नए इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए प्लीज नोटिफिकेशन दबा दीजिए, जिससे कि आपको हमेशा नई वीडियोस का अपडेट। चलते हैं चाइना की तरफ। तो सबसे रिसेंट न्यूज से पहले एक छोटी सी हिस्ट्री जुड़ी हुई है युआन, मतलब चाइना की करेंसी के पीछे। 80 से पहले बेसिकली बात कर सकते हैं 80s तक युआन एक्चुअली ओवर वैल्यूड था। हाँ, आपने सही सुना, ओवर वैल्यूड। उस टाइम बहुत सारी डेवलपिंग कंट्रीज की तरह चाइनीज सरकार ने इसकी वैल्यू डॉलर के साथ एक फिक्स एक्सचेंज रेट पर सेट कर दी थी, लेकिन उन्होंने इससे ज़्यादा सेट किया क्योंकि उनका मानना था कि ये उनकी परचेसिंग पावर के लिए बहुत ही अच्छा होगा। इसका मतलब ये है कि युआन का फिक्स एक्सचेंज रेट ज़्यादा सेट करके चाइना ने अपने आप को ज़्यादा चीज़ें खरीदने की परमिशन से दे दी। लेकिन 80s में जब चाइना अपने कैपिटल कंट्रोल को इन्फोर्स करने में परेशानी महसूस कर रही थी, युआन पहले से ही प्रेशर में था, वो धीरे धीरे अपनी करेंसी को डी वैल्यू करना शुरू किया। अब ये एक फिक्स्ड एक्सचेंज रेट था, लेकिन डॉलर के प्रति युआन की नंबर धीरे धीरे बढ़ने लगी। 1980s में 1.6 युआन से लेकर 1993 में 5.8 तक, फिर 1994 में पीपल बैंक ऑफ चाइना ने अचानक युआन को एक थर्ड से डी वैल्यू कर दिया, 1/3 वैल्यू कर दी, जो कि 5.8 युआन। ये बेसिकली युआन को ओवर वैल्यूड से ड्रामेटिकली अंडर वैल्यू बनाता है, और ये एक बड़ा कारण था जो चाइना ने 80s और 90s में ट्रेड डेफिसिट से 2000 तक बढ़ते ट्रेड को सरप्लस में बदल दिया। बेसिकली 80s और 90s में जब करेंसी ओवर वैल्यूड थी, तब चाइना ज़्यादा चीज़ें खरीद रहा था और ज़्यादा बेचने के बजाय। लेकिन लेट 90s और 2000 में ये उल्टा हो गया। अब चाइना की करेंसी अंडर वैल्यू थी, जो मतलब कि चाइनीज मैन्युफैक्चर गुड्स बाकी दुनिया के लिए ज़्यादा सस्ते थे, तो चाइना ने ज़्यादा माल बेचा और कम माल खरीदा। 1995 में एक नया पेग इस्टेब्लिश हुआ जो कि 8.3 युआन टू डॉलर पर था, और ये एक्सचेंज रेट 2005 के बीच तक स्ट्रिक्टली मेंटेन किया गया। तो युआन पहले ही अंडर वैल्यू नहीं था। बाकी 10 साल के फिक्स एक्सचेंज रेट की बात करें तो अब वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, और वो इसलिए क्योंकि 1995 और 2005 के बीच में चाइना ने तेजी से इकोनॉमिक ग्रोथ दी, और जब विदेशी लोगों को चाइना में इन्वेस्ट करने के लिए कहा गया, आम चाइनीज लोग इफेक्टिवली अपने पैसे देश से बाहर नहीं ले जा सकते, मतलब वो कहीं और इन्वेस्ट नहीं कर सकते। तो ये दो फैक्टर आमतौर पर आपकी करेंसी की वैल्यू को और बढ़ा देते हैं। लेकिन चाइना ने डिसाइड किया कि वो अपनी करेंसी को अंडर वैल्यू रखेंगे उनकी इकोनॉमी के लिए, जो कि बहुत अच्छी बात है क्योंकि ये चाइना के एक्सपोर्ट्स में मदद करता है। 8.3 युआन पर डॉलर पर पेग मेंटेन किया गया। चाइना ने इफेक्टिवली अपनी करेंसी को 20% डी वैल्यू किया, जो कि 1995 और 2005 के बीच एक बहुत बड़ा नंबर है। बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट के अनुमान के हिसाब से अगर हम देखें तो चाइना ने फाइनली 2005 में अपनी करेंसी को थोड़ा सा स्लिप करने की कोशिश करी, जब वो एक फिक्स पैक से मूव करने के लिए मैनेज कर रहे थे। युआन एक टाइट बैंड में मूव करने की एक अनुमति देता है, बट सुबह 9.15 बीजिंग टाइम पर पीबीओसी सो कॉल्ड रेफरेंस रेट सेट करती है, और युआन को उस रेफरेंस रेट के दोनों तरफ कुछ परसेंटेज पॉइंट में ट्रेड करने की अनुमति मिलती है। अगर हम 2006 की बात करें तो ये 0.5% बढ़ के मई 2006 में 1% इन अप्रैल 2012 और 2% बाय मार्च 2014 तक हो गया। और ये नया मैनेज रेट पीबीओसी को थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी देता था, जिससे कि उसको चाइना की करेंसी अंडर वैल्यू रखने की कहीं ना कहीं परमिशन मिलती थी, जो चाइना के एक्सपोर्ट्स को सुपर कॉम्पिटिटिव बनाता था। लेकिन रिसेंट मंथ्स में युआन डॉलर के अगेंस्ट में तेजी से डिक्लाइन हो रहा है, और इस बार लगता है कि पीबीओसी चाहकर भी उसे अपने युआन को डी वैल्यू करना पड़ रहा है। मतलब डी वैल्यू नहीं, मतलब उसकी वैल्यू पहले ही गिर रही है। And the Chinese yuan depreciating heavily
against the US dollar in recent months, experts are increasingly warning of a potential foreign exchange market crisis. युआन इस साल की शुरुआत में 6.7 युआन पर डॉलर से डिक्लाइन होकर आज 7.2 पर डॉलर हो गया है और लेटेस्ट डिक्लाइन अभी मंडे को आया है जो कि युआन 0.6% और गिर गया है। शायद आप सबको इतना बड़ा ना लगे, लेकिन जब हम कंसीडर करते हैं एक बहुत बड़ा ट्रेड तो ये 0.6% की वैल्यू एक बहुत बड़ा नंबर लेके आती है और बहुत बड़ा चेंज करती है। ये सारे एक्सचेंज रेट्स जो PBOC के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं, मतलब मैनेज किए जाते हैं, अगर आप बात करें तो अभी भी वो एक लोएस्ट वैल्यू पे गिर रहा है। बेसिकली 2008 में अगर आप देखें तो लास्ट ईयर के हिसाब से एक बहुत छोटा सा स्पाइक देखने को मिला है। बेसिकली अगर हम देखें तो चाइना की जो करेंसी है वो डी वैल्यू होती जा रही है, मतलब उसके इंटरनेशनल मार्केट में उसकी कीमत डाउन होती जा रही है। बट ये हो क्यों रहा है? बेसिकली दो रीजन है। पहला रीजन तो ये है, चाइना की जनरल इकोनॉमी की प्रॉब्लम बहुत बड़ी है। अगर हम इसको थोड़ा सा डेप्थ में समझें तो चाइनीज इकोनॉमी पोस्ट पैंडेमिक जोर से वापस आ रही थी। चाइना इकोनॉमी पोस्ट पैंडेमिक जोर से वापस आ रही थी। प्रॉपर्टी मार्केट में घर बेचने में अच्छा इंक्रीमेंट दिख रहा था और चाइनीज एक्सपोर्ट्स मार्च में तेजी से बढ़ रहे थे, क्योंकि ग्लोबल डिमांड की वीक होने के बावजूद भी ये एक बहुत अच्छी खबर है चाइना के लिए। असल में ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से चाइना की इकोनॉमी इस साल के पहले क्वार्टर में 4.5% ईयर ऑन ईयर बढ़ी है, एनालिस्ट की उम्मीदों से कहीं ज़्यादा। और सिर्फ ये नहीं, लेकिन लगता है कि चाइना CPP के 5% ग्रोथ टारगेट को अचीव कर लेगी। अगर आप बात करें 3 महीने पहले मई की, तो देखा गया कि एक रिपोर्ट रिलीज हुई है जिसमें डेटा सजेस्ट करता है कि सब कुछ इतना अच्छा नहीं चल रहा है। इस साल के स्टार्ट में मुकाबले चाइनीज कंज्यूमर कम स्पेंड कर रहे हैं, चाइनीज फैक्ट्रीज कम प्रोड्यूस कर रही हैं और चाइना का डेट भरा हुआ है प्रॉपर्टी मार्केट। अगर हम नंबर्स की बात करें तो वो कम से कम 30% कंट्रीब्यूट करता है चाइना के टोटल इकोनॉमिक एक्टिविटी में, जो कि वो स्लो डाउन की तरफ जा रही है। ये स्लो डाउन ने चाइना की अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस को और भी ज़्यादा बढ़ा दिया है और मई में चाइना के अर्बन यूथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट 20.8% तक पहुंच गया है, जो कि काफ़ी शॉकिंग है। In more bad news, youth unemployment rate has jumped to 21.3% in June. More than 1 in 5 young people are unemployed. That's a new high and shows that the country is unable to boost its industrial capacity. मतलब चाइना ने अभी रिसेंट कहा है कि वो अपने अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा नहीं दिखाएगी दुनिया को। कुछ तो दाल में काला है या फिर दाल ही काली है। आइए बात करते हैं चाइना के युआन, फिर से युआन की करेंसी के ऊपर। तो ये सब मिला के युआन में सेल्फ ऑफ शुरू कर दिया है, जो चाइना की एक्सपोर्ट्स को वीक परफॉर्मेंस का बहुत बड़ा कारण मानते हैं, जो कि 7.5% ईयर ऑन ईयर नीचे आ रही है। सिर्फ जनरल इकोनॉमिक प्रॉब्लम ही नहीं है, एक और रीज़न है जो कि है इंटरेस्ट रेट। बेसिक अगर मैं आपको बताऊं, जब कोई देश इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है तो उसकी इकोनॉमी मजबूत होती है, क्योंकि उस करेंसी में पैसा बेचना और भी अट्रैक्टिव हो जाता है, जो डिमांड बढ़ा देती है। और कहीं ना कहीं ये रीज़न है कि जो US फेडरल रिजर्व ने अमेरिकन में रेट्स बढ़ाए तो डॉलर मजबूत हुआ। उल्टी स्थिति में क्योंकि चाइना को इन्फ्लेशन का सामना नहीं करना पड़ रहा है जितना US फेस करना पड़ रहा है, और भी चाइना के अंदर डोमेस्टिक डिमांड और भी कम हो गई है और PBOC ने रेट्स बढ़ाए नहीं है और इस महीने शुरुआत में उन्होंने रेट्स को कट कर दिया है डिमांड बढ़ाने के लिए। और ये डिफरेंस US में हाई इंटरेस्ट रेट्स और चाइना में लो रेट्स ये समझाते हैं कि युआन इतनी तेजी से डॉलर के अगेंस्ट गिर गया। और आमतौर पे ये इतनी बुरी बात नहीं होती, क्योंकि जैसे हमने पहले बताया है कि युआन चाइना के एक्सपोर्ट्स को और कॉम्पिटिटिव बनाता है अगर करेंसी उनकी गिर जाती है, राइट। अब मैं एक और पॉइंट बताता हूँ CCP का, जिसकी फुल फॉर्म आपके सामने आ रही होगी। अब CCP अब चाइनीज इकोनॉमी को एक सस्टेनेबल इकोनॉमी में बदलने के तरीके ढूंढ रही है, जो कि इंटरनेशनल एक्सपोर्ट से कहीं ज़्यादा हटके हैं। एक सस्टेनेबल इकोनॉमिक मॉडल की तरफ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जाना, जो कि डोमेस्टिक कंजम्पशन पर फोकस कर रही है। और अभी ये प्रॉब्लम है कि वीक युआन आम चाइनीज सिटीजन खरीदने की शक्ति नहीं रखता, मतलब उसमें परचेसिंग पावर ही नहीं है और एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा देना और भी मुश्किल है। एक वीक युआन चाइना की तेज़ी से बढ़ते डेट क्राइसिस भी एक बहुत बड़ा रीज़न है, खासकर प्रॉपर्टी सेक्टर में, जहां बहुत सारी प्रॉपर्टी डेवलपर्स ने डॉलर्स डोमिनेट लोन लेके प्रॉपर्टीज बनाई। अब जब वो डॉलर्स इतने महंगे हो गए, उनका रीपे करना बहुत ही मुश्किल हो गया। कुल मिला के कहें तो अभी तक मरने वाली हालत नहीं है, बट ये युआन को बहुत ज़्यादा वीक कर रहा है। एक कहीं ना कहीं एक सिम्टम है कि इन्वेस्टर्स को चाइना की इकोनॉमी पे कॉन्फिडेंस कम हो जाता है और ये ऑलमोस्ट सर्टेनली CCP के एफर्ट्स को अंडरमाइन करेगा। चाइनीज इकोनॉमी को रीबैलेंस करने में अब हम सच में नहीं जानते कि चाइना इस पे कैसे रिएक्ट करेगा, क्योंकि स्टोरीज में अक्सर जवाब कॉम्प्लेक्स और न्यूसेंस होते हैं। इसलिए हमारा गोल हमेशा ये रहता है कि स्टोरीज की रोशनी और डेटा पे ज़्यादा रोशनी डालें, ताकि आपको दुनिया को एक बेहतर एक इकोनॉमिक समझ आए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत सारी न्यूज़ इस चीज़ को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बनाती हैं, बट
देखने वाली बात है कि इसको चाइना कैसे लेके जाएगा। दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको लगता हो कि युआन स्ट्रांग होगा डॉलर के मुकाबले तो आप कहीं ना कहीं सही हो सकते हो। हाँ, अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिए एंड मेक श्योर करें सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को। हमारी टीम इतनी मेहनत कर रही है, तो मेक श्योर करें सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दीजिए प्लीज़, एंड मेक श्योर करें अगर इसको वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा हो तो शेयर भी कर दीजिए। अब हमारे चैनल पे बहुत सारी वीडियोस है जो आप देख सकते हो, एंजॉय कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। दिस साइड ऋतिक रस्तोगी साइनिंग ऑफ।